नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आइडियल एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन के ऊपर। तो आइए बात करते हैं। डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन में हम बात करेंगे पार्टिकल नेचर की एंड सेकंड हम बात करेंगे वेव नेचर की। दोनों नेचर की हम बात करते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं दोस्तों कि क्या ज़रूरत पड़ी साइंटिस्ट को एक रेडिएशन को एक्सप्लेन करने के लिए दो नेचर को एक्सप्लेन करने की। होगा क्या दोस्तों कि कुछ फिनोमिनास जैसे कि रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन, जितने और भी फिनोमिनास थे, ये जितने फिनोमिनास थे इनको साइंटिस्ट ने एक्सप्लेन किया ऑन द बेसिस ऑफ वेव नेचर ऑफ रेडिएशन। वेव नेचर के बेसिस पर ये एक्सप्लेन किया गया और वेव नेचर के बेसिस पर ये एक्सप्लेन भी हो गए। लेकिन आगे चलकर एक समस्या खड़ी हुई। दो फिनोमिना ऐसे आए, एक था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और दूसरा था ब्लैक बॉडी रेडिएशन। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को आगे चलकर हम पढ़ेंगे अभी। ये जो दोनों फिनोमिना थे ये वेव नेचर ऑफ लाइट के बेसिस पर एक्सप्लेन नहीं हो पाए। वेव नेचर के बेसिस पर जब ये एक्सप्लेन नहीं हो पाए तो इनको एक्सप्लेन करने के लिए नई थ्योरी बनाई गई, वो था ऑन द बेसिस ऑफ पार्टिकल नेचर। अब पार्टिकल नेचर के बेसिस पर ये कैसे एक्सप्लेन हुए उसके बारे में हम आगे स्टडी करेंगे। लेकिन रेडिएशन के वेव नेचर को थोड़ा सा और समझते हैं। और हम समझते हैं कैसे समझते हैं। हम समझते हैं कि कैसे लाइट जो होती है वो ट्रेवल करती है। रेडिएशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो होता है द फॉर्म ऑफ लाइट ट्रेवल करता है, बिना किसी मीडियम के ट्रेवल कर जाती है। बिना किसी मीडियम के आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ट्रेवल करता है। होता क्या है, दो टर्म होते हैं, एक होती है इलेक्ट्रिक फील्ड और दूसरी होती है मैग्नेटिक फील्ड। Electric field and magnetic field are perpendicular to the direction of motion of light। डायरेक्शन ऑफ मोशन के परपेंडिकुलर होते हैं। डायरेक्शन ऑफ मोशन के समझते हैं इसको इस फिगर से कि मान लीजिए ये जो एक्स एक्सिस है ये आपका डायरेक्शन ऑफ रेडिएशन है, ये आपका डायरेक्शन ऑफ रेडिएशन है, ये आपका वाई एक्सिस है, परपेंडिकुलर इसके जेड एक्सिस है। तो एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर वाई एक्सिस है, तो वाई एक्सिस में आपकी मैग्नेटिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड और जेड एक्सिस में इसके परपेंडिकुलर ऐसे बाहर निकलता हुआ जेड एक्सिस है। आप इसे समझ पाए, जेड एक्सिस यहां पर बाहर निकलता हुआ है। तो परपेंडिकुलर में आपका रिस्पेक्टिवली मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब अल्टरनेटिव वे में चलेगा कि अगर वाई एक्सिस में आपका मैग्नेटिक फील्ड है, वाई एक्सिस में मैग्नेटिक फील्ड है, तो जेड एक्सिस में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा और इसका वाइस वर्सा भी पॉसिबल है। इतनी बात हमने कर ली। अब हम आगे डिस्कस करते हैं पार्टिकल नेचर के ऊपर, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट डिस्कस करते हैं। दोस्तों हम बात करते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के ऊपर। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को समझते हैं। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है? तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में होता क्या है कि कुछ आपके मेटल रहते हैं
जैसे कि आपका पोटेशियम, सीजियम एटसेट्रा, इनके ऊपर जब एक डेफिनेट फ्रीक्वेंसी की लाइट गिरती है, एक डेफिनेट फ्रीक्वेंसी की लाइट, डेफिनेट फ्रीक्वेंसी को आप रिप्रेजेंट करते हो न्यू से, डेफिनेट फ्रीक्वेंसी की लाइट गिरती है तो इसके अंदर से इलेक्ट्रॉन्स निकलने लगते हैं जिनको हम लोग फोटो इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं, फोटो इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। इसका मैं आपको अपैरेटस बना के दिखाता हूं। जैसे कि मान लीजिए ये आपका अपैरेटस बना रहा हूं मैं, यहां पर ये आपका होगा कैथोड, ये आपका मेटल है, मेटल में आपका पोटेशियम, सीजियम, ये आपका जो है एनोड हो गया, एनोड पॉजिटिव चार्ज होता है, ये कैथोड की तरह बिहेव करेगा, नेगेटिव चार्ज पर होगा। यहाँ पर आपका एक गैल्वेनोमीटर है और ये आपका ऐसे हो गया। होगा क्या कि जब रेडिएशन इसके ऊपर गिरेगा, ये जो रेडिएशन इसके ऊपर गिरेगा सफिशिएंट फ्रीक्वेंसी का, इसकी वजह से यहां से आपके इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, इलेक्ट्रॉन्स यहां से निकलना स्टार्ट करेंगे और यहां पर क्योंकि ये पॉजिटिव एनोड है वो इसकी तरफ तेजी से बढ़ेंगे और करंट पूरा जो है सर्किट में जाएगा और आपको पता चलेगा कि इलेक्ट्रॉन्स यहां से ड्राइव हो रहे हैं और ये आपका सिस्टम, आपका ये सर्किट कंप्लीट हो रहा है। इस फिनोमिना को कहा गया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहा गया। अब ये फिनोमिना कैसे काम करता है इसके ऊपर बात करते हैं। उस एक्सपेरिमेंट को हमने देख लिया, अब हम कुछ बातें करते हैं कि किस तरह क्या क्या कंडीशंस है किन चीज़ों पर जो आपका मेटल है उसकी फ्रीक्वेंसी। अगर हम बात करते हैं थ्रेशोल्ड, पहले बात करते हैं थ्रेशोल्ड वेवलेंथ या फिर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की। थ्रेशोल्ड वेवलेंथ की बात करते हैं और बात करते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की। दोस्तों हमने अपने देखा कि जो आपका मेटल था उसके अंदर से जो इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे थे वो तभी निकल रहे थे जब एक डेफिनेट फ्रीक्वेंसी की लाइट, एक डेफिनेट फ्रीक्वेंसी का रेडिएशन उस पर गिरता था। डेफिनेट फ्रीक्वेंसी का जो रेडिएशन उस पर गिर रहा था जिसकी वजह से आपके फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे थे, उस करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी को कहा जाता है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। रिप्रेजेंट किया जाता है म्यू नॉट से, न्यू। और उसके करस्पॉन्ड जो वेवलेंथ होती है, दोस्तों हमने बात की थी कि न्यू इज इक्वल टू सी बाय लैम्डा होता है, तो ये यहाँ पर सी आपका कांस्टेंट हो गया और ये हो जाएगा लैम्डा नॉट। तो लैम्डा नॉट जो करस्पॉन्ड कर रहा है न्यू नॉट के, उसको आप कहेंगे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ कहेंगे, सॉरी थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी आपको समझ में आ गई और थ्रेशोल्ड वेवलेंथ आपको समझ में आ गई। अब हम आगे बात करते हैं जो इमिशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स है, इमिशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स है वो आपका इंस्टेंटेनियस है। मतलब इंस्टेंटेनियस का यहां मतलब हुआ कि देयर इज नो टाइम लैग, देयर इज नो टाइम लैग, टाइम लैग नहीं है। टाइम लैग नहीं मतलब कि जैसे ही रेडिएशन आपका गिर रहा है मेटल के ऊपर, फोटो इलेक्ट्रॉन्स का इमिशन स्टार्ट हो जाता है। इसके बाद दूसरा पॉइंट है कि जो आपके फोटो इलेक्ट्रॉन्स का इमिशन है, फोटो इलेक्ट्रॉन्स का इमिशन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन की, इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन की हम बात करते हैं। पहले इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन का मतलब क्या हुआ दोस्तों? आइंस्टाइन ने लाइट को स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल्स के रूप में डिफाइन किया था कि स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल्स है, स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल्स है, उन पार्टिकल्स को कहा था फोटॉन्स।
अब फोटॉन्स का क्या हुआ, इंटेंसिटी मतलब कि नंबर ऑफ फोटॉन्स कितने प्रेजेंट है, यानी कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हैं उसके अंदर। नंबर ऑफ पार्टिकल्स इंक्रीज करते हैं, इसका मतलब इंटेंसिटी उसकी इंक्रीज करती है, और नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिक्रीज करेंगे तो इसका मतलब उसकी इंटेंसिटी डिक्रीज करेगी। इसका मतलब जितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे या फिर फोटॉन्स होंगे उतने ज्यादा फोटो इलेक्ट्रॉन्स का इमिशन होगा। अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट था रिगार्डिंग काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स। काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स, काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स का मतलब क्या हो दोस्तों, को समझते हैं एक डायग्राम से। ये आपका मेटल है, मान लीजिए सीजियम है, इसको मैं इरेज कर देता हूं यहां से। इसके ऊपर डेफिनेट फ्रीक्वेंसी की लाइट आ रही है, इसका मान लीजिए म्यू उसकी फ्रीक्वेंसी है। ये जो म्यू का वैल्यू है ये उसकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा है, तभी फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन हो रहा है, फोटो इलेक्ट्रॉन्स का इमिशन हो रहा है। तो होगा क्या, इलेक्ट्रॉन्स आपका यहाँ पर सरफेस पर गया, यहाँ पर आपका इलेक्ट्रॉन गया और फिर इलेक्ट्रॉन्स आपका आगे मूव कर रहा है। तो इलेक्ट्रॉन जो आपका मूव कर रहा है उसके पास करस्पॉन्डिंग काइनेटिक एनर्जी होगी। अब हम इसके बारे में बात करते हैं। दोस्तों होता क्या है, इंटेंसिटी का आप पॉइंट अगर समझ गए हैं तो अब मैं आपको बताता हूँ होगा क्या। सारी की सारी एनर्जी जो रेडिएशन ऑफ लाइट के थ्रू मेटल में जा रही है, सारी की सारी एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स के इमिशन में नहीं जाएगी। कुछ एनर्जी इलेक्ट्रॉन एज अ काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में लेकर आगे बढ़ेगा। इसको अगर मैं मैथमेटिकली लिखूंगा तो होगा क्या कि मान लीजिए ई एनर्जी से लाइट आ रही है और ये ई नॉट जो है इसका थ्रेशोल्ड है, प्लस आपका काइनेटिक एनर्जी हो गया। इसका मतलब एच न्यू जो लाइट आ रही थी वो एच न्यू नॉट पे पहले इसको जो है बैरियर को पार करने में गई और फिर जो बाकी एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में निकल गई। ठीक, काइनेटिक एनर्जी को यहाँ से और सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखेंगे तो होगा क्या, एच कॉमन हो जाएगा, ये न्यू माइनस न्यू नॉट हो जाएगा, इसका वैल्यू इक्वल हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी के। अब यहाँ पर दोस्तों हुआ क्या, अब हमने फ्रीक्वेंसी का टर्म लिया है, फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन। अब फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन को समझते हैं तीन टर्म से। जब फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन आपका थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम होगा, जब फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन आपका इक्वल होगा थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के, और जब आपका फ्रीक्वेंसी जो है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा होगा। तीनों कंडीशन को समझते हैं दोस्तों। पहले कंडीशन का जो आंसर है, पहले कंडीशन में क्या हुआ कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से आपकी रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी कम है, तो हम जानते हैं कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी वो फ्रीक्वेंसी है जहां जिसके बाद जो है फोटो इलेक्ट्रॉन का इमिशन होता है। तो इस केस में, पहले वाले केस में फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे ही नहीं, नो फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन। ठीक, यहां पर मैं इसको टेबुलर फॉर्म में लिखने की कोशिश करता हूं, उसको मैं टेबुलर फॉर्म में लिखता हूं। यहां पर आपकी फ्रीक्वेंसी है, ये फ्रीक्वेंसी की तीन कंडीशन है, एक है ये, एक है इक्वल टू और एक है मोर देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। पहली बात करूंगा मैं, फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन होगा कि नहीं होगा। दोस्तों जब जो आपका इंसिडेंट फोटोन की फ्रीक्वेंसी है वो अगर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम होगी तो आपका फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन नहीं होगा, यानी कि फोटो इलेक्ट्रॉन्स नहीं निकलेंगे। ठीक, क्यों नहीं निकलेंगे वो मैं बता चुका हूं कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की ज़्यादा एनर्जी जब रिक्वायर्ड होगी तभी आपका जो है वो बॉन्ड्स टूटेंगे और फोटो इलेक्ट्रॉन्स जो है निकलेंगे। जब इक्वल होगा, जब इक्वल होगा तब क्या होगा दोस्तों, तो आपको मैंने आप ये फॉर्मूला दिखाया काइनेटिक एनर्जी के टर्म में समझिए। काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला आया था वो आया था h इंटू न्यू माइनस न्यू नॉट। अब होगा क्या दोस्तों कि यहां पर ये दोनों वैल्यू अगर इक्वल हो जाएंगी तो काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू 0 हो जाएगा। ठीक, इसका मतलब क्या होगा, दूसरे वाले केस में आपके फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे मगर काइनेटिक एनर्जी उनकी 0 होगी। फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन होगा मगर काइनेटिक एनर्जी उनकी 0 होगी। थर्ड वाले केस में, अब थर्ड केस की बात करते हैं, जब मोर देन होगा तो, जब मोर देन होगा तो यहीं से समझिए, जब मोर देन होगा तो काइनेटिक एनर्जी वो पॉजेस करेंगे, मतलब उनके अंदर काइनेटिक एनर्जी होगी और साथ ही साथ फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन होगा।
यानी कि काइनेटिक एनर्जी भी होगी और फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन भी होगा। दोस्तों ये जो फॉर्मूला है इसको हम दूसरे टर्म, अब हम थ्रेशोल्ड वेवलेंथ के टर्म में लिखने की कोशिश करते हैं। यहां पर होगा क्या कि काइनेटिक एनर्जी हम जानते हैं कि हाफ mv² होता है, इसका वैल्यू इक्वल हो जाएगा आपके h न्यू नॉट न्यू माइनस न्यू नॉट के। इसको और यहाँ पर मैं इलाबोरेट करके लिखता हूँ, तो ये आपका हाफ mv² जो हो जाएगा इसका वैल्यू हो जाएगा आपका h यहाँ पर कॉमन है, न्यू इज इक्वल टू c बाय लैम्डा होता है, यानी कि c अपॉन लैम्डा माइनस c अपॉन लैम्डा नॉट। c क्या है? c आपकी वेलोसिटी ऑफ लाइट है जिसका वैल्यू कांस्टेंट रहेगा, ये हो जाएगा आपका हाफ mv² इज इक्वल टू h c कॉमन ले लीजिए 1 माइनस लैम्डा माइनस 1 अपॉन लैम्डा नॉट। ये आपका लैम्डा और लैम्डा नॉट के टर्म में भी काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आ गया। ये यहां से जो फॉर्मूला आया था ये आपका फ्रीक्वेंसी के टर्म में आया था। दोस्तों आपने अगर इतना फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट समझ लिया है तो मैं आपको एक क्विक रिवीजन करा देता हूं। रिवीजन में होगा क्या, हम बात कर लेते हैं, फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि हुआ क्या कि जब आपकी फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम थी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से अगर आपकी रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी कम थी तो आपका फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन नहीं हुआ। दूसरी कंडीशन थी कि जब आपकी फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की इक्वल थी, तो हमने देखा कि जब इक्वल थी तो फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन तो हो रहा था मगर काइनेटिक एनर्जी जो थी फोटो इलेक्ट्रॉन्स की वो जीरो हो जा रही थी। थर्ड कंडीशन में जो आपकी फ्रीक्वेंसी थी रेडिएशन की वो मोर देन थी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की, तो हमने देखा वहां पर क्या हुआ, फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन भी हुआ और साथ ही साथ काइनेटिक एनर्जी भी इलेक्ट्रॉन्स ने प्रोसेस की। ठीक, इसके बाद हम बात करते हैं कि फोटो इलेक्ट्रॉन्स कब ज्यादा निकलेंगे, तो फोटो इलेक्ट्रॉन्स आपके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे इंटेंसिटी के। इंटेंसिटी क्या होती है? इंटेंसिटी मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल्स है, नंबर ऑफ फोटॉन्स जितना उसके अंदर है, नंबर ऑफ फोटॉन्स की संख्या बढ़ेगी वो अपना एनर्जी ट्रांसमिट कर देंगे आपके वहां पर इलेक्ट्रॉन्स को और वो इलेक्ट्रॉन्स आगे निकल जाएंगे। तो इंटेंसिटी ज्यादा होगी तो नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे। दोस्तों उस apparatus को फिर से दिखाता हूं मैं आपको, एक चीज रह गई उसकी बात करते हैं, स्टॉपिंग पोटेंशियल। स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होता है? स्टॉपिंग पोटेंशियल की बात कर लेते हैं। स्टॉपिंग पोटेंशियल को पहले समझते हैं कि स्टॉपिंग पोटेंशियल होता क्या है। दोस्तों जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स आपके निकल रहे थे वो डायग्राम आप याद कीजिए, ये था आपका डायग्राम, यहां पर आपका जो है मेटल था, यहां पर आपका था एनोड, ये यहां से आपकी रेडिएशन आ रही थी, ये आपका रेडिएशन था। रेडिएशन जब आपका मेटल से टकरा रहा था तो इलेक्ट्रॉन का इमिशन हो रहा था, इलेक्ट्रॉन्स आपके जा रहे थे एनोड की तरफ। एनोड की तरफ जाने वाले इलेक्ट्रॉन्स को अगर आपको रोकना होगा तो आप क्या करोगे? इलेक्ट्रॉन्स को अगर आपको रोकना होगा तो आप क्या करोगे कि इस एनोड पर आप नेगेटिव चार्ज देना स्टार्ट कर दोगे। नेगेटिव पोटेंशियल, चार्ज की बात नहीं, नेगेटिव पोटेंशियल देना स्टार्ट कर दोगे। नेगेटिव पोटेंशियल आप देना स्टार्ट कर दोगे तो एक टाइम ऐसा आएगा कि जब ये इलेक्ट्रॉन्स इस यहां से निकलकर यहां पर जाना बंद कर देंगे, और जब वो बंद कर देंगे, जिस पोटेंशियल पर वो बंद कर देंगे उसी को हम कहेंगे स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो मतलब स्टॉपिंग पोटेंशियल की डेफिनेशन क्या हुई कि मिनिमम नेगेटिव पोटेंशियल ऑफ पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, इसको समझिएगा, मिनिमम नेगेटिव पोटेंशियल ऑफ पॉजिटिव इलेक्ट्रोड विच चेक द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, विच चेक द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। मतलब इस पॉजिटिव टर्मिनल का ऐसा मिनिमम नेगेटिव पोटेंशियल जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रॉन्स इस कैथोड से निकलकर उस एनोड में जाना बंद कर दें, उसको आप कहोगे स्टॉपिंग पोटेंशियल। उस पोटेंशियल की वैल्यू को, इसको रिप्रेजेंट करते हैं वी स्टॉपिंग से, वी स्टॉप से रिप्रेजेंट करते हैं। वैल्यू उसकी हमेशा नेगेटिव में होगी, तो डेफिनेशन से ही क्लियर हो जा रहा है। इसके अलावा दोस्तों एक कंसेप्ट मैं आपको और बता देता हूं, हुआ क्या, इसको आप जो है पार्टिकल की दृष्टि से सोचो। हुआ क्या? हुआ ये कि आपका जो रेडिएशन था, रेडिएशन को आइंस्टाइन ने डिफाइन किया था स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल्स। स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल्स के पास, जिनको फोटॉन्स कहा गया, स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल, लाइट के केस में फोटॉन्स हो जाते हैं, स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल्स के पास एनर्जी थी,
उस एनर्जी का उन्होंने ट्रांसफर कर दिया। एनर्जी आपके ट्रांसफर होके चली गई कहां पर, मेटल के अंदर। मेटल एटॉमिक स्टेज पे सोचिए कि वो एनर्जी सारे मेटल के अंदर चली गई। जो उसका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन था मेटल का, वो एक्साइटेड स्टेट में आया और वहां से वो निकल गया बाहर। वो जो बाहर निकला, अब उसने क्या किया, उस एनर्जी का एक हिस्सा तो उसने मेटल से निकलने में यूज किया और जो बचा हुआ हिस्सा था उसको काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में लेकर वो आगे निकल गया। ये है बेसिक कंसेप्ट। अब दोस्तों हम बात करेंगे, इसकी इक्वेशंस हमने देख ली, अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को हम देख लेते हैं।